नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आज बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टोरीज हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, यानी पाकिस्तान इंडिया के फ्रंट पर, और पाकिस्तान के डोमेस्टिक फ्रंट पर यानी पॉलिटिकल फ्रंट पर। कहीं मत जाइएगा। रनडाउन आपको बता देते हैं। आज एक बड़ी मज़ेदार वीडियो जारी हुई है। वो वीडियो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। व्लॉग का हिस्सा नहीं है वो वीडियो। उसके साथ साथ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा जो है उनको ज़रा जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो मुसलसल डैमेजिंग स्टोरीज कर रहे हैं और भारत में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उस पर बात करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने कुछ सवालात तो उठाए थे, आज फिर उन्होंने वो सवाल दोबारा दोहरा दिया। वो क्या सवाल है, क्या कह रहे हैं वो, ये हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक डॉग फाइट जो हुई, दुनिया की मोस्ट मॉडर्न डॉग फाइट इसको अब कहा जाता है, 6 और 7 के दरमियानी शिप, जिसमें पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे गिराने का कहा। चीन मदद को आ गया है, कैसे ये आपको आगे चलकर बताएंगे। फिर रफ़ाइल की डील खतरे में पड़ गई है। इंडोनेशिया की डील भी मनसूख होने की इत्तलात है, लेकिन अज़रबैजान जो है उसके बारे में भी इत्तलात है कि वो रफ़ाइल की डील मनसूख करके J-10C तैयारों में दिलचस्पी लेने लगा है। उसकी तफसील आपको बताएंगे। और फिर आखिर में आपको एक और ख़बर बताएंगे। 2 खबरें आपको बताएंगे, एक अद्वियात से मुतालिक है और स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालिक है। तो नाज़रीन, पहले ज़रा आगाज़ कर लेते हैं डॉक्टर मुईद पीरज़ादा से, क्योंकि एक ज़माना था कि वो जनाब पाकिस्तान में बड़े तमतराक के साथ वो आया करते थे। वो एक मेरे कॉलीग भी रहे। तो एक मरतबा वो कहीं आर्मी चीफ़ को मिलने गए, उस वक्त तो मैंने उन्हें बताया कि आर्मी चीफ़ से आप मुलाकात के लिए गए थे, तो वो हैरान रह गए। तो मैंने उनको ये भी बताया कि किस मामले पर आपकी क्या गुफ्तगू हुई, तो लेकिन आप गए क्यों थे? तो वो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो आपको भी बताना मुनासिब शायद नहीं है। वो किसी जनरल रिजवान अख्तर के हवाले से खबरें थी कि जनरल बाजवा उनसे नाराज़ हुए थे, तो जनरल रिजवान अख्तर की सिफारिश लेकर गए थे। तो बहरहाल अब वो अमेरिका में हैं और रोज़ाना उनके बारे में इतलात ये है कि वो अब कहीं और से माल कमाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो उनका माल बंद हो गया जो इमरान हुकूमत में लगा रखा था। शायद जनरल बाजवा भी उसमें होंगे, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के साथ थे तो उस वक्त पूरी हुकूमत जो है वो उनकी मदद को आई रहती थी। और एक मरतबा तो उनको सुना है कि कोई 75 लाख रुपए के इश्तारा दिए गए एक ऐसे मैगजीन के लिए जिसकी एडिटर उनकी अहलिया थी, लेकिन वो उस वक्त जनाब वो बड़े जनाब उस दिफा किया करते थे। अच्छा था, पाकिस्तान का दिफा करते थे, चाहे पैसे लेकर करते थे। लेकिन अब उन्होंने एक तो स्टोरीज 2 की, अपने व्लॉग्स किए। एक व्लॉग में उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़ा अच्छा सबक सिखा दिया, पाकिस्तानी फौज को बड़ा अच्छा सबक सिखा दिया है भारत ने। उनके इस ट्वीट को इस्तेमाल किया बरखा दत्त ने, और उन्होंने कहा पाकिस्तान से ये गवाही आ गई है। मैंने बरखा दत्त के ट्वीट के जवाब में उन्हें बताया कि ये भाई साहब तो भगोड़े साहब हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में मैं उन इब्तदाई लोगों में था जिनके पास ये खबर थी। ये एक ज़माने में जनरल मुशर्रफ का दौर था और ये दुबई में कहीं पकड़े गए मुबैना तौर पर। और इतलात ये थी कि ये अपने वालिद जो तकरीबन नीम मुर्दा हालत में थे बेचारे, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, बहुत अच्छे आदमी थे, उनका जायदाद पर अंगूठे लगवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने इतलात के मुताबिक फ़ोन किया, इनको रिहाई मिली, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का बहुत एहतराम किया करते थे यूएई के हुक्मरान। हर पाकिस्तानी हुक्मरान का वो एहतराम करते हैं। जब पाकिस्तानी हुक्मरान कोई ज़ाती दरख्वास्त करता है तो उसको वो तस्लीम कर लेते हैं। और फिर फिर भी इनको सुकून नहीं आया। अब आपने एक जंग भी जिसको सारी दुनिया ये कह रही है, BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अरब अखबारात, इवन कब इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि पाकिस्तानी मारा दस्त रहे, पाकिस्तान ने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो दुनिया भर तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, एक लंबी डॉग फाइट की। लेकिन अब फिर एक नई स्टोरी के साथ तशरीफ ले आए गुज़िश्ता रोज़। फरमाते हैं कि पाकिस्तानी फौज के पीछे आवाम नहीं है, इंडियन दानिश्वर हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत कॉलमिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त डिफेंस पर उनकी बड़ी जो है वो मुस्तरद राय है। प्रवीण स्वाने, उन्होंने भारत का पोल भी खोला। उन्होंने कहा कि मुईद आप क्या करते हैं, पाकिस्तानी कौम इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे है। और ये फिर उनको नेगेट करते रहे। और अभी लेकिन हमने ये देखा, गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि एयर चीफ गए हुए थे यहाँ
PSL ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच था, चूँकि PSL को अब मौसूम कर दिया गया है मुसल्लह अफवाज के साथ, तो अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से थोड़ी देर के बाद दोबारा होगा, तो आज नेवल चीफ वहाँ होंगे। पहले दिन आर्मी चीफ अचानक वहाँ अपीयर हुए और लोग हैरान रह गए, और फिर उसके बाद स्टेडियम में जो नारेबाजी हुई उनके हक में, वो बहुत कमाल थी। और ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे अवाम नहीं है। इतना प्रेशर था पाकिस्तानी फ़ौज की इस कारकर्दगी का कि जनाब आपको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि खुद वो PTI जो उस 6 फरवरी तक, बल्कि 7 फरवरी की शब भी एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनके यूट्यूबर्स। 7 फरवरी की सुबह से उन्होंने फिर अपना पैतरा बदला और पाकिस्तान के बयानिए की जंग लड़ी, जो एक अच्छी बात है। तो मुझ पर ज़्यादा अल्लाह ताला ऐसा ना पैदा करे। मैं बहुत मुहतात हूँ लोगों के बारे में तबसरा करने में, लेकिन क्या फ़ायदा। आप जिस मुल्क का आप खाते हैं, जिस मुल्क के नाम पर आप जिंदा हैं, जिस मुल्क के नाम पर पासपोर्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उससे उसी पासपोर्ट के पर आप अमेरिका में पनाह भी लेते हैं, आप फिर दूसरों के लिए काम करते हैं, चंद टकों की खातिर आप मुल्क का सौदा करने पर तुल जाए और दुश्मन को हल्लाशेरी दे रहे हो कि वो अटैक करे। अल्लाह ताला माफ़ करे बस। चलिए नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। आप राहुल गांधी ने चंद रोज़ पहले सवालात उठाए थे गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट पर, एक मुजाहरा भी और रोज़ाना हो रहे हैं। जयशंकर का इस्तीफ़े का मुतालबा तो कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया, अपने ट्वीट में भी कांग्रेस केरला ने ट्वीट के ज़रिए किया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट पर मुजाहरा हुआ और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने मोदी जी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। वो कहते हैं कि हमारा नुकसान तैयारे गिरवा दिए, इतना नुकसान करा दिया क्यों, जबकि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई वजह ही नहीं थी। अब राहुल गांधी ने भी ये पूछा, उन्होंने कहा ये जो इतना नुकसान हुआ है ये किसके खाते में जाएगा, ये रफाइल गिरे कौन जिम्मेदार है, SU-400 तबाह हो गया कौन जिम्मेदार है, इतनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हो गई, इतनी मिलिट्री साइट्स तबाह हो गई, इतने ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गए। वो ये पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। नरेंद्र मोदी साहब जो है बस लगे हुए हैं। बहरहाल अब इसमें ये जो तैयारों के गिरने का, भारतीय हुकूमत तो कहती है और जनाब हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और पाकिस्तान का एक तैयारा हमने मार गिराया। बाद में पता चला कि वो अपने ही मिराज 2000 जो गिराया गया था उसका इंजन इस्तेमाल कर रहे थे वो। लेकिन अब चाइना दरमियान में आ गया है। चाइनीज ने आज इमेजेस जारी कर दिए हैं उस डॉग फाइट के जो 5, 6 और 7 मई की दरमियानी शब हुई, उसको दुनिया की तारीख की सबसे ख़तरनाक खौफनाक जो है डॉग फाइट कहा जा रहा है। और ये 6 और 7 मई की दरमियानी शब हुई और उसमें द मोस्ट मॉडर्न जो है वो डॉग फाइट कहा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे गिराए, जिसमें 3 रफ़ाइल हैं, MiG-29 है, मिराज 2000 है और एक हैरब ड्रोन है जो अनमैन्ड है, यानी UAV है। वो बड़ा ड्रोन है, तैयारे के साइज़ का है। तो ये 6 तैयारे गिराए। पर चाइनीज़ ने इमेज जारी कर दी, आप भी देखिएगा, आप यहाँ थंबनेल पे मौजूद होंगे। और चाइनीज़ का मतलब ये है कि उसमें उन इमेजेस को गौर से देखें तो हर वो मकाम दिखाई दे रहा है जहाँ जो तैयारा जो है वो तबाह हुआ। और भारतीय तो कह रहे थे कि मिसिंग है, कोई तबाह नहीं हुआ। तो उस इमेज की मदद से भारत अपने तैयारों को तबाहशुदा हालत में ही तलाश कर सकता है। एक तैयारे की तो कहते हैं भारत में भी बड़ा शोर पड़ा हुआ है, शिवानी, वो मिसिंग है, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन इससे अगली कहानी में एक और इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है नाज़रीन। आज खबर ये आई है कि इंडोनेशिया ने रफ़ाइल तैयारे जो हैं वो ख़रीदने के लिए वो फ्रांस से बातचीत कर रही थी। अब कहते हैं कि उसने वो बातचीत ख़त्म कर दिया, मनसूख कर दिया, रफ़ाइल तैयारों की डील अब नहीं कर रही। और इतलात ये हैं कि वो JF-17 थंडर या J-10C की जानिब जाना चाहते हैं। अब इस बारे में अभी जाहिर सी बात है ये इंटरनेशनल स्टोरी है और इसको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके अगले हक़ाइक़ जानने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है। इसके साथ साथ ये भी एक खबर आ गई है कि अज़रबैजान जो है वो, जिस पर अभी भारत चढ़ दौड़ा, कल ही भारतीय मीडिया जो है वो तुर्की के साथ डील मनसूख कर दी है, ट्रेड डील। अज़रबैजान के साथ भी ट्रेड डील मनसूख कर दिया है। चीन के साथ करके देखें, चीन से तो अब डरते हैं ना वो भी, लेकिन वो पाकिस्तान का साथी उनको करार दे रहे हैं। और ये 2 वाहिद ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ बहुत खुलकर खड़े हुए थे। ईरान भी खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ, लेकिन चीन के बाद ये 2 वाहिद ममालिक हैं जो इतना खुलकर खड़े हुए थे। भारत
انہوں نے تو پرواہ نہیں کی، لیکن آذربائیجان جو ہے اب وہ بھی رفائل جو ہے خریدنے میں خبر آئی ہے کہ دلچسپی نہیں رکھتے، وہ بھی اب ویٹ اینڈ سی کی جانب جانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس تھی، ہم نے کہا آپ کو آگاہ کریں اس سے. اب اسی سلسلے کی ایک اور کہانی بھی چل رہی ہے کہ بھارت نے ایک یہ کیا کہ جناب ایک ڈیلیگیشن جائے گا، ملٹی پارٹی ڈیلیگیشن، دنیا کو جا کر بتائے گا کہ جناب ہمارے ساتھ تو پاکستان نے بڑی زیادتی کر دی اور ہم نے کیا کیا. ششی تھرور کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، کانگریس نے ان کو وڈرا کر لیا، لیکن ششی تھرور کہتے کہ میں تو جاؤں گا. چلیے آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ششی تھرور ہیں کون؟ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ششی تھرور کو آسمان سے اتری مخلوق ہے اور وہ یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. یہ وہ صاحب ہیں جن پر اپنی بیوی کے قتل کا مقدمہ چلا 2014 میں، اور بعد میں ان کو شک کی بنیاد پر بری کیا گیا. ان کی اہلیہ لیلا ہوٹل میں تھی دلی میں، 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور وہاں وہ مردہ پائی گئی. اور پھر بعد میں یہ پاکستانی ایک صحافی تھی مہر تارڑ، ان کے ساتھ ان کی اچھی دوستی دعا صاحب تھی، وہ بھی امریکہ میں پڑھتی رہی ہیں، یہ بھی امریکہ میں پڑھتے رہے اور پھر یونائٹڈ نیشن میں کام کرتے رہے. تو جب بڑا جرنلسٹ ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. انہوں نے اس خاتون کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی، اسی اسکینڈل میں ملوث کرنے کی کوشش کی کہ شاید ان کی وجہ سے میری بیوی نے خودکشی کر لی. انہوں نے اپنی بیگم کی وفات کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی. بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، برطانیہ میں پیدا ہوئے، لندن میں پڑھے، پھر آ کے بھارت میں آ کر پڑھے، کیرالہ سے منتخب ہوئے، زبردست قسم کی انگریزی بولتے ہیں، بہت شیکسپیرین انگلش بولتے ہیں. لیکن سچ تو سچ ہوتا ہے. اور یہ وہ ششی تھرور ہیں جن کو ہمارے یہاں بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی آج پی ٹی آئی نے بھی اعتراض کیا کہ ہمیں نہیں شامل کیا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول کو کیوں لگایا، فلاں کو لگانا چاہیے تھا، فلاں کو لگانا چاہیے تھا. ایک تو حکومت جو ہے اس کی چوائس ہے یہ کیوں لگا، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکلٹی ہے. ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ حکومت نے 2 سابق وزراء یعنی ایک وزیر خارجہ اور ایک وزیر مملکت برائے امور خارجہ ان کو شامل کیا ہے. 2 سابق سیکریٹری خارجہ جو ہیں وہ جلیل آباد جیلانی صاحب ہیں اور تمینہ جنجوعہ صاحبہ ہیں، جن کی دنیا میں کریڈیبلٹی اور رسپیکٹ ہے. اور پھر ان کے ساتھ خرم دستگیر صاحب کو شامل کیا، وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ فارن منسٹر بھی رہے، ڈیفینس منسٹر بھی رہے کچھ عرصہ. اور وہ ایک جو ہے اپنا ریلیشن شپ بھی رکھتے ہیں. یعنی 2 وزرائے خارجہ ہیں سابق، ایک وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہے. جلیل آباد جیلانی صاحب کا نام تھا ڈپٹی وزیر، معاف کیجیے گا، نگران وزیر اعظم کے لیے، تو وہ بھی وزیر خارجہ رہے نگران. اور تمینہ جنجوعہ صاحبہ سیکریٹری نہیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے. دوسری وجہ یہ ہے اور اس میں باہر کا کوئی آدمی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایسا کون سا آدمی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، اللہ تعالیٰ ان کو باہر لے آئے، ان پر رحم کرے. لیکن ان کی کارکردگی یہ تھی کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ کرونا کے بعد جو پاکستانی اسٹوڈنٹس آئے تھے چائنیز، ان کو واپس نہیں لے رہے، تو ان کا کہنا تھا میں کیا کروں یار، میری تو بات ہی نہیں سنتے چائنیز. لیکن جب بلاول بھٹو آئے عبوری وزیر اعظم کے طور پر کچھ عرصے کے لیے، وزیر خارجہ کے طور پر معاف کیجیے گا، تو انہوں نے ایک دن مجھے بتایا اپنے ان کے آفس میں ان سے ملنے گیا تھا، تو میں نے ان سے یہ سوال رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب وہ بات کر کے آ گئے تو پھر ان کے قریبی کسی نے بتایا کہ جی آپ یہ خبر بھی دے سکتے ہیں آپ کہ بات چیت کامیاب ہو گئی اور 1-2 روز میں اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور وہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی. اور پھر دوسرا بلاول بھٹو زرداری کے کریڈٹ پر اور حنا ربانی خان صاحبہ کے کریڈٹ پر انہوں نے ایک اور بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایف اے ٹی ایف میں بھارت کوشش کر رہا تھا، پاکستان گرے لسٹ میں رہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت بھرپور کوشش کی تھی کہ نکل جائے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ایفرٹس پر کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے، اور میرے پسندیدہ سیاستدانوں میں سے ایک ہیں وہ، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں. اور وہ رکاوٹیں بتاتے تھے جو یہاں بتانا مناسب نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہوگا. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی نے وہ جو ایفرٹ کی اس میں ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی وہ، چونکہ اس میں جی ایچ کیو کے لوگ بھی تھے جو ٹیکنیکل سائٹ کے لوگ تھے، لیجسلیشن والے بھی تھے، لا کے لوگ بھی تھے، اور ساری اور دفتر خارجہ کے لوگ. فارن افیئرز اس کو لیڈ کیا اور پاکستان کو وائٹ لسٹ سے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لیا ہے. اب یہ ایک بڑی کامیابی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ یہ ایکسٹینڈ ہو گیا، پاکستان کو وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملتا ہے برطانیہ سے، وہ ایکسٹینڈ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ یورپی یونین سے پاکستان کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملتا ہے.
वो उन्होंने नेगोशिएट किया। उस वक्त पाकिस्तान पर बहुत सारे इल्ज़ामात थे, वो उन्होंने डिवोर्स जाकर नेगोशिएट किया। वो हिना रब्बानी खान साहिबा भी गई, शेरी रहमान साहिबा भी गई, और मुख्तलिफ लोग हैं, और वो उनकी कलेक्टिव एफर्ट से, उनकी लीडरशिप में ये बड़ी कामयाबी हासिल की, तो उनके क्रेडिट पर कुछ कामयाबियाँ हैं। और फिर पिछले दिनों जब ये वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो फ्रंट पर आए। हालांकि वो हुकूमत से उनको बड़ी शिकायत थी, लेकिन वो फ्रंट पर आए और उन्होंने इंटरनेशनल महाज संभाला, इंटरनेशनल मीडिया का महाज संभाला, जो उसको सब लोगों ने प्रेज किया। उन्होंने अपनी क्रेडेंशियल बनाए, क्योंकि दुनिया को उन्होंने बताया कि भारत क्या कर रहा है, और भारत का जो नैरेटिव था उसको डाउन करने के लिए, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कलीदी किरदार अदा किया, और चीज़ों ने भी किया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का उसमें बड़ा रोल है। तो ये इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो संजीदा आदमी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, तो आपकी पर्सनल जो रिलेशनशिप होती है वो भी मैटर करती है, और फिर आप द वे यू स्पीक, आप किस तरह कंपोज अंदाज में बोलते हैं, ये भी मैटर करता है। तो इस वजह से ये उनको किया गया। हाँ, अगर ये सियासी डेलीगेशन है तो उसमें पीटीआई को शामिल कर ले, वैसे भी अगर हुकूमत शामिल कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। आज शिबली फराज ने उसका तस्करा भी किया कि जी हुकूमत यकजहती नहीं चाहती, तो ये वो, तो कोई हर्ज नहीं है अगर उनको शामिल कर लिया जाए। अब आते हैं नाज़रीन अगली बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की जानिब। आज उन्होंने इंतहा दिया है पीटीआई की जानिब से कि जनाब हम तो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, और ये इंतहा किसी और ने नहीं दिया। वो पार्लिमानी मामलात में जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे उसके में इमरान खान के तर्जुमान मुकर्रर हुए थे साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने किया। और उसमें खबर यह है कि जनाब इमरान खान से जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तो उनको बताया गया था, और उन्होंने महमूद अजगज़ई की सरबराही में जो इत्तेहाद है उसको इख्तियार दे दिया कि वो ये करे, तो वो लाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जनाब हमारे तो आपने बंदे पूरे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज कौमी असम्बली में ही इस पर बात कर दी है, और उन्होंने फरमाया है कि ऐ कोड़ा तो ऐ मैदान आ जाइए, ले आइए तहरीक अदम जी बिस्मिल्लाह। यानी जो असद कैसर का रवैया था, जो कासिम सूरी का रवैया था, उससे बिल्कुल उलट रवैया। मैं स्पीकर के इक़दाम को बहुत सारी दफ़ा बहुत तनकीद का निशाना बनाता हूँ, उनके साथ मेरी अच्छी याद अल्लाह है, उनके सामने भी करता हूँ तनकीद, लेकिन आज जिस पूरे एतमाद अंदाज में उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ है पीटीआई के लिए। चलिए पीटीआई के लिए मामला गड़बड़ है या नहीं वो तो बाद में बात सामने आ जाएगी, लेकिन एक बड़ी खबर है जिस पर नून लीग की चूँकि हुकूमत है उसको तवज्जो देनी चाहिए। नून लीग कहीं और खड़ी दिखाई दे रही है। वाक़या ये है कि जब अनवरुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत आई, निगरान हुकूमत, तो उन्होंने कहते हैं कि 7,000 अद्वियात जो थी उनकी कीमतों में उनको डीरेगुलेट कर दिया। उस डीरेगुलेशन की वजह से जो है वो अद्वियात की कीमतों में पिछले तकरीबन 2 साल में 200% इजाफा हुआ है, या 1 साल में कह लें, और खरबों रुपए कमाए गए हैं। अभी तो हिसाब किताब हो रहा है, किसी वक्त आपको बताएंगे कि कितना बना है। ये जो मेडिसिन कंपनियां हैं इन्होंने खरबों रुपए कमाए हैं, और मेरे जैसे आप जैसे जो लोग हैं उन्होंने खरबों रुपए इनकी जेब में डाले हैं मुनाफे की सूरत में। अब वो और नून लीग हुकूमत ने इस फैसले को जारी रखा। आप डीरेगुलेट करते हैं, दुनिया में डीरेगुलेशन का निज़ाम चल रहा है आजकल, लेकिन आप अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यूरोप में, अमेरिका में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की अशिया की कीमतें जो 20 साल पहले थी, उसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी कीमत आज भी वही है। अब मुझे हमारे एक दोस्त हैं शाह उदर साहब, फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे, वो भारत में रहे। वो एक दवा इस्तेमाल करते थे आँख की। जब जनरल मुशर्रफ वहाँ गए तो वो मुज़ाकरात के लिए दिल्ली में वो जो मशहूर दौरा था उसमें वो गए, दवा यहाँ भूल गए, तो खान मार्केट में जब वो तैनात थे तो वहाँ से जिस स्टोर से वो दवा लेते तो उस दवा ली तो उससे भी ज़्यादा 20 पैसे कम थी कीमत। तो उन्होंने पूछा पहले तो इतने की थी, अब क्यों इतने की? तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतों को कैप कर दिया है थोड़ा सा कम करके। तो यानी दुनिया में लाइफ सेविंग ड्रग्स अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है, हमारी हुकूमतें पता नहीं किसको फ़ायदा पहुँचा रही होती है। अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों को भी अक्ल सलीम अता करे। खुदा हाफिज़।